दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2013 MSc केमिस्ट्री एंट्रेंस के पेपर सॉल्यूशन का अपना लास्ट पार्ट। आज जो हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने हो सके डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा एंड ताकि जो है आप एग्जामिनेशंस में बहुत ईजिली तरीके से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो नंबर वन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फंडामेंटल रिलेशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ओके एंड मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन। ये क्वेश्चन जो है आपको ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसके रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप उसे पहले देख लेना, तो ये आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वहाँ पे मैंने बताया था आपको A इज इक्वल टू होता है आपका -RT ln Q/n ये होता है एंड KB जो होता है आपका यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ओके, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है KB इज इक्वल टू होता है आपका R/n होता है। ओके, तो यहाँ पे R को आप क्या लिख सकते हैं, KB × n लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं यहाँ पे। अब जो यहाँ पे R की वैल्यू इसे आप यहाँ पे पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, KNT ln Q/n। ओके, जो कैपिटल Q/n है उसे आप स्मॉल q भी से भी जो रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, NKT भी लिख सकते हो, जो KN है उसको NKT भी लिख सकते हो, यानी -NKT ln Q, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी आपको अजीब लग रही होगी तो आप स्टैटिस्टिकल की लेक्चर देख लो, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस द पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन Q इज। देखो ये भी आपका स्टैटिस्टिकल से है एंड इसे भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। वहाँ पे मैंने बताया था जो Q की वैल्यू होती है जिसे आप बोलते हो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे जो है ओके, ये होता है आपका 2πmkt⁵ होता है आपका। ओके, इस तरीके से आपका इक्वेशन आता है। यहाँ पे एक्चुअली अगर आप एक चीज़ नोट करोगे तो यहाँ पे h² के होल ब्रैकेट में 3/2 नहीं होता है, h² नीचे में अलग से होता है, बट यहाँ पे इन्होंने एक साथ दे दिया तो बिकॉज चारों ऑप्शन में ही सेम है, इसलिए आप इसे आंसर कहोगे यहाँ पे। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इफ म्यू इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, म्यू जो है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एंड म्यू इज द न्यू मैंने म्यू बोल दिया, न्यू इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड म्यू इज जो है आपका रिड्यूस मास है एंड के इज द फोर्स कांस्टेंट देन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। ओके, ये वाइब्रेशनल में आपने पढ़ा होगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ओके, न्यू इज इक्वल टू 1/2πk/μ होता है। ओके, ये बात आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्पीड इज। देखो ये आपको जो है गैस स्टेट से पूछा गया, डायरेक्टली इक्वेशन से क्वेश्चन उठा के पूछा गया है। हालांकि इतना बड़ा इक्वेशन तो इन्हें देना नहीं चाहिए, बट फिर भी देखो यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है। ये नॉर्मली मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो है यहाँ पे इक्वेशन पूछा है, जो कि FV इज इक्वल टू होता है 4πm/2πkt⁵ इंटू यहाँ पे V² इंटू e⁻, ये एक्सपोनेंशियल मतलब e⁻-mv²/2kT इंटू dv। अब यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि v के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ओके, एंड किस किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन होता है FV का। ओके, तो इन चीज़ों का आप यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरीके से भी आपको यहाँ पे इक्वेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट विच अ फ्री न्यूक्लियाई एंड मोलिकुलर न्यूक्लियाई रेजोनेंस, यानी एक फ्री न्यूक्लियाई एंड एक मोलिकुलर न्यूक्लियाई जब आपस में रेजोनेंस करते हैं ना, तो इसे आप कहते हो एन आइसोट्रोपी इन जी वैल्यू। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रोपी इन जी वैल्यू। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, when a transition between state of the same multiplicity, okay, सेम मल्टीप्लिसिटी के बीच में ऑकर्स हो रहा है विदाउट इमिटिंग लाइट, द प्रोसेस इज कोल्ड क्या होता है। देखो इसे आपने जेबलॉन्स्की डायग्राम में पढ़ा होगा। ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट S0 ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट ओके, एंड ये हो गया आपका फर्स्ट यहाँ पे सिंगलेट एंड ये आपका फर्स्ट ट्रिपलेट। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से स्पिन प्रेजेंट है मान लीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी एक्साइट कर सकता है, यहाँ भी एक्साइट कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पहुँच गया या फिर यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये बोला गया कि जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है एक्साइट करके जो भी लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहे हैं ओके, तो यहाँ पे कोई सा भी जो है आपका एनर्जी इमिट नहीं हो रहा है एंड ये सेम मल्टीप्लिसिटी पे हो रहा है, यानी S2 से S1 मान सकते हो, बिकॉज जब S1 से S0 पे आएगा ना ग्राउंड स्टेट पे, तब वहाँ पे लाइट वगैरह जो है आपका एमिट होता है एंड उस तरीके के प्रोसेस को आप यहाँ लुमिनेंस तरीके से भी कह सकते हो, जहाँ पर लाइट का जो है एमिशन होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है ओके, तो इस तरीके से बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं नॉन रेडिएटिव प्रोसेस एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन बोलते हैं। एंड यही प्रोसेस अगर सिंगलेट से जो है ट्रिपलेट 1 पे जाता है तो इसे बोलता है ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये आपका इंटरनल कन्वर्जन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका IC। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर ऑब्जर्व्ड इन, इसे आप याद रखना, ये फार इंफ्रारेड रीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अडॉप्टेड एज द प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड असाइड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इक्वल टू जीरो, ये होता है आपका, ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, इससे आप पहले भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन का जो रिवर्स होता है ना, उसे आप कहते हैं केमिलुमिनेंस, इसे आप याद रखना केमिलुमिनेंस कहते हैं। अब देखो 130 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी तरीके से कर पाओगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए 5 पॉइंट जो है 0 इंटू 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन का जो है K2Cr2O7 एंड ऑप्टिकल डेंसिटी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस को बोला जाता है 1 हो गए, यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 एंड यहाँ पे यूजिंग 1 जो है आपका 10 mm सेल, यानी यहाँ पे जो है लेंथ आपको दिया हुआ है। ओके, 10 mm सेल दिया हुआ है, यानी इसे जो है आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना सेंटीमीटर, बिकॉज आप यहाँ पे देखो आंसर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है, तो 10 mm इज इक्वल टू होता है आपका 1 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखना। इट्स एक्सटेंशन कोफिशिएंट क्या होगा में पूछा गया, तो आपको पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू अपसाइलन CL होता है, तो अपसाइलन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अपसाइलन इज इक्वल टू A/CL लिख सकते हो। ओके, इतना क्लियर है, ए बाई ये CL हो गया, ये CL है। अब देखो यहाँ पे हमें अपसाइलन निकालना है, तो ए की वैल्यू क्या होती है आपकी, ए की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 1.5 दिया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या दी हुई है 5.0 इंटू 10⁻³ आपको -3 दी हुई है, एंड यहाँ पे 10 mm से लेंथ यानी mm में दिया हुआ है, इससे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तो यहाँ पे कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो जब इसे सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे जब कट छट के जो भी आपका आंसर आएगा तो ये आपका आएगा 300.00 लीटर पर मोल, ओके, पर सेंटीमीटर, ये आपका आएगा आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, इस तरीके के जो क्वेश्चन है आपको BHU लगातार पूछती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ परफेक्ट गैस, ओके, परफेक्ट गैस विच पर्टिकुलर सेट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ ऑप्शन सी है। ऐसा इसीलिए बिकॉज दोनों देखे इन केसेस में जीरो है। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस है इसलिए दोनों तो जीरो ही हो जाएंगे, तो यानी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी तो होना ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अब ABC हो सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब Q की वैल्यू मोर देन जीरो है, मान लीजिए मोर देन जीरो यानी 1 है, एंड आपको पता है Q प्लस W इज इक्वल टू, तो आपका डेल्टा U, एंड डेल्टा U तो जीरो हो गया, यानी W इज इक्वल टू -Q हो गया। अब Q की वैल्यू एक मतलब जीरो से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 1 हो गया तो -1 हो गया, यानी W की वैल्यू जो है आपका इसी केस में लेस देन जीरो हो सकती है। ओके, तीनों ही केसेस में देखो तो सब में मोर देन जीरो है, लेकिन एक ही केस है जहाँ पे W जो है लेस देन जीरो होगा, जब यहाँ पे Q जो है आपका यहाँ पे मोर देन जीरो होगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसका आंसर जो है ओके क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, ये आप सभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है यहाँ पे ट्रू फॉर रियल गैसेस, ये आपका मेनली फुगेसिटी के क्वेश्चन है। जो लिमिट ऑफ होता है ना P टेंड्स टू 0 बाय P, ये होता है आपका 1 के इक्वल, किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड द मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका पॉलीमर से पूछा गया है। मतलब नॉर्मली आप पढ़ते क्या हो, पाई इज इक्वल टू CRT पढ़ते हो, ये ऑस्मोटिक, लेकिन पॉलीमर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है ना, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये होता है आपका पाई इज इक्वल टू होता है C1RT, ओके, C1RT इंटू होता है 1 प्लस BC1, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। एंड यहाँ पे जो C1 की जो वैल्यू है ना, C1 की वैल्यू वो होती है आपकी C/m होती है, क्या होती है C/m। आप यहाँ पे C/m पुट करो, C/m इंटू RT हो गया 1 प्लस BC/m हो गया। ओके, अब जो है इसे आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, CRT/m हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका, यहाँ पे इक्वेशन आ चुका है यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे देखो इसे जब आप सॉल्व करोगे C1/RT एंड सॉल्व कर लोगे यहाँ पे जब आप, तो इन दोनों को फिर से आप यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ करना है, क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो C यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसे मैं एक स्टेप पीछे ले जाता हूँ। ओके, हमें बिकॉज यहाँ पे जो है हमें π/c करना है, तो हम क्या लिखेंगे π/, ओके, यहाँ पे से करता हूँ π/c इज इक्वल टू RT/m हो गया। ओके, इंटू ये हो गया 1 प्लस BC/ ये m हो गया। ओके, अब जो इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर में। ओके, इसे मैं मिटा ले रहा हूँ, आप इसे लिख लो, नोट कर लो। ओके, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, π/c इज इक्वल टू RT/m प्लस BRT/m स्क्वायर इंटू C हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर इक्वेशन देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये y इज इक्वल टू ये आपका mx
प्लस सी के टाइप का इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टाइप का यहाँ पे अगर आपका इक्वेशन आएगा तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे स्लोप जो है आपका बी आर टी बाई एम स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ पे इंटरसेप्ट हो गया आपका आर टी बाई एम, यानी ग्राफ जो है आपको कुछ इस तरीके से जाएगा, यानी ग्राफ आपने किसके इसके बीच प्लॉट किया, पाई बाई सी वर्सेस सी के बीच में प्लॉट किया। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ गिवन रिएक्शन वाज हाफ एज द इनिशियल कंसंट्रेशन वाज डबल। जैसे आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल किया तो यहाँ पे जो है क्या होगा, हाफ लाइफ जो है हाफ हो गया। तो ये आपका मेनली होता है सेकेंड ऑर्डर के केस में। सेकेंड ऑर्डर आपने देखा होगा ये क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है आपका 1 के इंटू ए नोट होता है। ओके, ये इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे आपने डबल कर दिया तो इसकी वैल्यू भी जो है आपके यहाँ पे हाफ हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो 1/2 मैंने कर दिया तो ये 0.5 हो गया। शुरू में 1 था एंड बाद में जो है आपका 0.5 हो गया, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है हैज़ द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या होता है, ओके, आयनिक मोबिलिटी के बारे में जो है हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन पूछा गया है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है आयनिक मोबिलिटी के लेक्चर्स में कि जो नॉर्मल मोड होता है आपका, अगर एक्वस नहीं दिया हुआ था तो उस टाइम पे क्या होता है, साइज ऑफ आयन, यानी जब केटायन का साइज जितना छोटा होगा उसकी मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली अगर आप ऑर्डर देखोगे ना तो ये Li प्लस, देन आपका जो है यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस, ओके, देन पोटेशियम प्लस, देन आपका होता है ये रुबेडियम प्लस। तो ये आपका विदाउट एक्वस मीडियम। लेकिन जब आप एक्वस मीडियम लेते हो ना तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी Rb प्लस का सबसे ज़्यादा हो गया, देन यहाँ पे पोटेशियम प्लस का, देन यहाँ पे Na प्लस का, देन आपका यहाँ पे Li प्लस का हो जाता है। तो ये होता है आपका यहाँ पे जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो, यानी Rb प्लस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये बात को आप ध्यान रखोगे, जब एक्वस की बात होती है तो सबसे बड़ा जिसका साइज होगा वो केटायन को लेना, एंड जब नॉन एक्वस की बात होगी तो उस केस में आप सबसे छोटा एनायन को लेना, केटायन को लेना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय लेंगमार यूनिमोलिकुलर लेयर थ्योरी। यूनिमोलिकुलर के लिए मेनली होता है लेंगमार में आपने पढ़ा होगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से ज़्यादा हो गए। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने ये पढ़ा होगा एक्स बाय एम वर्सेस पी के बीच जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका बायोमोलिकुलर होता है, बिकॉज यहाँ पे देखो दो इस तरीके से कर्व दिए हुए होते हैं ना, तो ये बायोमोलिकुलर होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द ऑक्सीलेटर स्ट्रेंथ ऑफ ए स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन हैज द यूनिट ऑफ। जो ऑक्सीलेटर स्ट्रेंथ होता है ना उसका यूनिट आपका डायमेंशन लेस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये आपको जो है यहाँ पे डिबे हकल थ्योरी से दिया हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से पता है। यहाँ पे अन आयन वाइल मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ ड्रैग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयोनिक एटमोस्फेयर ऑफ एक्सेस ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन अराउंड मूविंग, दिस इफेक्ट इज नोन। देखो ये नॉर्मल इफेक्ट होता है ना, 3-4 इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक होते हैं, कंसंट्रेशन यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं होता है, एंड एसिमेट्रिक इफेक्ट होता है, यानी 3-4 इफेक्ट होते हैं। ये डिवे हैकल के साथ में आप उन इफेक्ट्स को देख लेना, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसका आंसर यहाँ पे एसिमेट्रिक इफेक्ट के कारण ये प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपने जब भी रेडियो एक्टिव जो आपने पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव जो होता है आपका ऑलवेज होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, जो कि सरासर गलत है, कभी भी करेक्ट हो ही नहीं सकता है ये। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द वॉयलेट कलर ऑफ जो है NaCl का कलर वॉयलेट कलर क्यों होता है, ये पूछा गया है। तो NaCl का जो वॉयलेट कलर होता है ना वो एब्सेंटर के कारण होता है, ये सॉलिड स्टेट मैंने बताया था। एंड 142 का आंसर भी आप मुझे बताओगे। ओके, इसके लिए मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, उन दोनों का बताओगे, बाकी का मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, सल्फर कैन एग्जिस्ट इन। सल्फर कितने फेजेस में जो है एग्जिस्ट करता है। आपने जो फेज इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा वहाँ पे मैंने बताया था सल्फर 4 फेजेस में जो है एग्जिस्ट करता है। उसमें आपका होता है मोनोक्लिनिक होता है, रोमिक होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है। ये 4 फेजेस में आपका एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इज 10% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, एंड यहाँ पे इट्स हाफ लाइफ इज आपको पूछा गया है। ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है 10% जो है कंप्लीट हो चुका है 10 मिनट में। तो हमें पूछा गया है हाफ लाइफ क्या होगा। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है 0.693/k। ओके, अब अगर हमें जो है हमें किसी तरीके से जो है के की वैल्यू पता चल गई तो हम तो यहाँ पे इजीली फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है आपका ना 2.303। ओके, 2.303 बाय आपका होता है यहाँ पे टी। ओके, टी होता है आपको 10 मिनट दिया हुआ इंटू लॉग
इनिशियल कंसंट्रेशन आपका 100 होगा, एंड यहाँ पे जो 10% कंप्लीट हो गया है, मतलब बचा कितना है, 90 बचा है। ओके, एंड यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.009। जब इसे पूरी तरह सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एंड के की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे 0.693 बाय 0.009, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 77 मिनट्स के अप्रोक्स। ओके, ये आपका आ जाएगा 77 मिनट्स अप्रोक्स जो है यहाँ पे सबसे करीब जो वैल्यू आपकी है यहाँ पे 75.2 मिनट्स है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जो आपको केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 0.01 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे जो है 300 फाउंड किया गया, तो इसकी रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू होता है आपका यहाँ पे फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1/k इंटू ए नोट होता है। ओके, एंड यहाँ पे हमें फाइंड करना है के, तो क्या हो जाएगा, के 1/k इंटू टी हाफ हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे के नहीं होगा, यहाँ पे ए नोट होगा, 1 बाय यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए नोट। ओके, 1/ए नोट इंटू टी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ए नोट की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 1/ए नोट की वैल्यू दी हुई है हमें 0.01 इंटू यहाँ पे ये 300 दिया हुआ है। जब इसे सॉल्व कर लोगे ना, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.36 आ जाएगी। तो इसे आप सॉल्व करें ना, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिया, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, एंड आपको जो BHU इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछता है, इन विच द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए नोट दिया हुआ है, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा हमें पूछा गया है। देखो यहाँ पे जो है विथ रेस्पेक्ट टू जो है आपको यहाँ पे K1 के टर्म से पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इनसे कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये आपको ए नोट दिया हुआ था, ये 0 था। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम पे ए नोट माइनस XE हो गया, एंड ये आपको फॉर्म कर गया, ये आपका XE फॉर्म कर गया। तो अब क्या लिखोगे, K1 एंड के इनवर्स के रेस्पेक्ट में जो है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, यानी x के लिए जो है फॉर्मेशन ऑफ x के लिए क्या लिखोगे, K1 इंटू ए नोट माइनस XE लिखोगे, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के इनवर्स के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे, के इनवर्स इंटू XE लिखोगे। इसीलिए जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो के इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए, ये K1 है। ओके, ए नोट माइनस XE डिवाइडेड जो है हो जाएगा आपका ये आपका आ जाएगा यहाँ पे XE, यानी K1 जो है आपका यहाँ पे देखो क्या हो गया, K1 इंटू ए नोट माइनस XE बाई XE हो जाएगा। ओके, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, अ कंजिकेटिव केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, A से B जा रहा है, B से C जा रहा है। ओके, एंड यहाँ पे इज फर्स्ट ऑर्डर बोथ दिया हुआ है। ओके, बोथ स्टेजेस में विथ रेट कांस्टेंट आपको एज वेल एज जो है K1 K2 दिया हुआ है। द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको पूछा गया है, इस केसेस के लिए जो है क्या होगा। ओके, तो बी के रेस्पेक्ट में अगर आप देखो, इसी कंसंट्रेशन जो है आपकी यहाँ पे वैल्यू आती है ना, ये वैल्यू आती है, एंड इसकी वैल्यू को जो है आप यहाँ पे कंजिक्यूटिव केमिकल रिएक्शंस आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रूफ हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, डायरेक्टली आपको जो है आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 से जो है आपका NO एंड O2 पे जा रहा है, इज नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे जो है एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है, एंड विच मे बी ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग क्यों होता है। यहाँ पे देखो NO2 जो है आपका NO प्लस O2 में जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ NO2। जैसे NO2 डिकम्पोज कर रहा है, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द ट्रू एक्टिवेशन energy of a unimolecular surface reaction is obtained by measuring the temperature dependence rate constant at one of the following जो है ये आपका होता है मेनली लो टेम्परेचर्स पे होता है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट K1 K इनवर्स, ये तीनों आपको दिया हुआ है, एंड आपको पूछा गया है माइकल्स कांस्टेंट पूछा गया है। तो K1 K इनवर्स एंड K2 की वैल्यू आपको यहाँ पे तीनों वैल्यू दी हुई है, एंड माइकल कांस्टेंट की वैल्यू होती है ना K इनवर्स K2 बाय K1 होता है। यहाँ पे जिस तरीके से अरेंज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपको K इनवर्स कहीं पे भी दे सकता है या फिर K2 कहीं पे भी दे सकता है, इसे आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे K इनवर्स की वैल्यू 0.01 है, एंड 0.05 बाय 0.1 है, एंड जब से सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.6 आ जाएगी, यानी करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो हमारा BHU 2013 पेपर सोल्यूशन खत्म होता है, एंड इसी तरीके से सोल्यूशन साथ मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में। उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।